हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय सेल्फ कृष्ण गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसमें देखें तो आपने लगभग लगभग 7 क्वेश्चन का वेटेज है। तो आप देख सकते हैं, देखो आपके जो है ना 9 क्वेश्चन तो आपके 2021 में आए थे, ठीक है। और लगभग आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर में देखे गए थे। तो हो सकता है इस बार भी आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो देखे जा सकते हैं अपने 2023 में। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। मैं तो आपको खाली इसमें रिवीजन ही कराऊंगा, पर आपने जहाँ पे ही पढ़ा हो तो आप एक बार उसको पढ़ के फिर आप यहाँ पर आए, रिवीजन करें उसे अच्छे से, ठीक है। और अपने मार्क्स पक्के करें, ठीक है। चलिए पहले अपन स्टार्ट करते हैं। देखो अपना जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इसमें अपन किस किस की बात करेंगे। देखो अपन ने प्रीवियस चैप्टर में मेंडल्स के कुछ लॉज पढ़े थे, फैक्टर्स वगैरह के बारे में जाना था, इनहेरिटेंस के पैटर्न के बारे में जाना था, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में जाना था। फिर उसमें ये देखा था कि अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, या तो डीएनए या फिर आरएनए है, ठीक है। तो अपन देखेंगे डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, ठीक है। डीएनए को अपन डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, आरएनए को राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको इन सबके स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर अपन एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले अपन बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर से। पहले देखो ये जो होती है ना, ये अपनी क्या होती है, एक राइबोस शुगर होती है, ठीक है। राइबोस शुगर को अपन, ये 5 कार्बन की चेन होती है। एक जे कार्बन, एक जे कार्बन, एक जे कार्बन, इसमें तो 4 कार्बन होते हैं। और एक कार्बन लगा होता है इधर, ठीक है। एक कार्बन लगा होता है अपना इधर, तो इधर होता है एच ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच, और यहाँ सी एच टू ओ एच, ठीक है। एच ओ एच सी एच टू ओ एच। तो ये जो अपना है ना, ये अपनी क्या है, राइबोस शुगर है, ठीक है। ये अपनी क्या है, राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये अपना किस में होता है, आरएनए में होता है। और इसमें अगर अपन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें, इधर से अपन क्या हटा दें, ओ हटा दें, तो यही अपना फिर किसका बन जाएगा, डीएनए का बन जाएगा। इसलिए तो डीएनए का नाम है वो क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। डीएनए का जो नाम है वो क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, इसी वजह से तो है, ठीक है। और आप सभी को ये ध्यान रखना है, जो अपना आरएनए जो होता है ना, आरएनए वो आरएनए से ही अपना क्या बना हुआ है, डीएनए बना हुआ है। जो अपना आरएनए है ना, वो प्रिमिटिव है, वो प्रिमिटिव है, इसी से इवॉल्व होकर अपना क्या बना हुआ है, डीएनए बना हुआ है, ठीक है। एक तो आपने देख लिया, जो अपना सेकंड कार्बन पे है ना, इसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है, वो हट जाता है, तो अपन इसको क्या बोलने लगते हैं, डीएनए बोलने लगते हैं। और आपने न्यूक्लिक न्यूक्लिक बेसिस के बारे में सुना ही होगा, AGCT। तो ये तो अपने होते हैं डीएनए में, ठीक है। ये तो अपने होते डीएनए में। और AGCU जो होते हैं अपने आरएनए में। तो जो अपना थायमिन होता है ना, थायमिन, थायमिन का जो दूसरा नाम है, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। 5 मिथाइल, क्या बोलते हैं इसको अपन, 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या बोलेंगे इसको अपन, 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। अब इसमें देखो आपकी एनसीईआरटी में कुछ आपके न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में दे रखा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपन उसको देख लेते हैं। देखो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। लेंथ ऑफ डीएनए इज बेसिस ऑन देयर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट इन इट, ठीक है। जो आपका लैम्डा बैक्टीरियोफाज है, उसमें होते हैं कितने, 53 86, 53 86 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और अपने लैम्डा लैम्डा बैक्टीरियोफाज में होते हैं अपने 48 502, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, 48 502। इकोलाई में कितने बेस पर होते हैं, 4.6 × 10⁶, 4.6 × 10⁶। इकोलाई में कितने होंगे, 4.6 × 10⁶। और आपके हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए में अपने कितने होते हैं, 3.3 × 10⁹, ठीक है। 3.3 × 10⁹, 3.3 × 10⁹। और आपसे कोई डिप्लॉयड में पूछे, डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन में कितने होते हैं, तो वो उसमें होते हैं 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, ठीक है। 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, 6.6 × 10⁹ क्या होते हैं, अपने बेस पेयर होते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, देखो अब आते हैं अपने पास दो टाइप के
दो टाइप के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब अपने पास आते हैं दो टाइप के मॉलिक्यूल्स। एक तो होते हैं अपने क्या, एक होंगे अपने न्यूक्लियोसाइड, एक तो अपने होते हैं न्यूक्लियोसाइड और एक होते हैं अपने न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में बस यही अंतर होता है, इसमें शुगर, नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में बस यही अंतर होता है, इसमें शुगर, नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट होता है। न्यूक्लियोसाइड में शुगर होती है और अपना क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है, ठीक है। शुगर होती है और क्या होता है, अपना नाइट्रोजिनस बेस होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जी, जैसे कि अपना राइबोस का मॉलिक्यूल बना हुआ है, ठीक है। जो अपना राइबोस का मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो अपना जो न्यूक्लिक बेस है ना, न्यूक्लिक बेस वो लगता है अपने फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है। यहाँ लगा लगता है, मान लो यहाँ अपना लग रहा है ए, ठीक है। यहाँ अपना लगा है कौन सा बेस, न्यूक्लिक बेस ए। कौन सा लगा है अपना, न्यूक्लिक बेस ए। तो इधर जो बॉन्ड बनता है, ये बनता है अपना एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि शुगर शुगर के कार्बन वन पे और अपना नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आपको याद रखना है कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। कौन सा होता है अपना, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और ये अपना कौन सा, फिफ्थ कार्बन है। फिफ्थ कार्बन से अपना क्या जुड़ा होता है, फॉस्फेट जुड़ा होता है, ठीक है। फिफ्थ कार्बन से अपना क्या जुड़ा होता है, फॉस्फेट जुड़ा होता है। तो इस वाले बॉन्ड को अपन बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर, इस वाले को क्या बोलेंगे, फॉस्फो ईस्टर। और जब ऐसे करके अपना दो दो राइबोस चेन की दो राइबोस चेन जुड़ी होंगी, ठीक है, ऐसे करके दो अपनी राइबोस चेन जुड़ी होंगी, तो ये अपना किस पे लगा हुआ है, 5 पे, और ये जुड़ता है अपना 3 पे। इसलिए तो अपन इसको बोलते हैं 3-5 डैश, ठीक है। जो इसकी जो डायरेक्शन आती है वो कैसे आती है अपनी, 3-5 डैश, इसीलिए तो आती है क्योंकि अपना एक फॉस्फोरस 5 डैश वाला होता है, ठीक है। और नीचे वाला जिससे जुड़ता है वो अपना कौन सा कार्बन होता है, 3 डैश का कार्बन होता है। और आपको ध्यान रखना है, जो अपना एक फॉस्फोरस और अपना एक कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको अपन बोलते हैं फॉस्फोडाई ईस्टर, ठीक है। और ये वाला ये वाला जो आपका ये बॉन्ड बना है ना बड़ा सा, ये अपना क्या, फॉस्फोडाई ईस्टर, ठीक है। ये तो अपना क्या, फॉस्फो ईस्टर है। और ये वाला जो अपना बना है, ये अपना बना है फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये क्या बना है अपना, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है अपना, ये अपना बॉन्ड है फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड है ये अपना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखो जो अपने न्यूक्लियोटाइड है जो अपने न्यूक्लियोटाइड है वो किसके पॉली ये ये अपने इसका पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर क्या होता है अपना, न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर क्या होता है अपना, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल अपने क्या है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोटाइड में अपना नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और अपना फॉस्फेट। और खाली अगर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर होगा तो उसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको अपन, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। अब देखो अपने नाइट्रोजनस बेस आते हैं एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। अब आप बोलोगे कि इसमें आते हैं पिरिमिडिन और प्यूरिन। तो देखो पिरिमिडिन और प्यूरिन में क्या अंतर होता है, मैं आपको बताऊं। जो अपना प्यूरिन होता है ना, वो अपना डबल रिंग का मेम डबल रिंग का मेंबर होता है। और जो आपका पिरामिडिन होता है उसमें खाली एक ही रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो अपना प्यूरिन होगा उसमें आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रोजन कितने होंगे, तो नाइट्रोजन उसमें 4 होते हैं, ठीक है। प्यूरिन में कितने होते हैं, नाइट्रोजन 4 होते हैं, और वो डबल रिंग का मेंबर होता है, ठीक है। डबल रिंग का यानी कि ऐसे डबल रिंग जुड़ी होती हैं। और जो अपना प्यूरिन होता है वो अपना सिंगल रिंग का, सॉरी पिरामिडिन जो होता है वो अपना सिंगल रिंग का होता है, ठीक है। वो कौन सी रिंग का होता है, अपना सिंगल रिंग का होता है। और उसमें एन कितने होते हैं, 2 होते हैं। कोई भी पूछे आपसे तो एन कितने होंगे उसमें, पिरामिडिन में 2 होंगे। पिरामिडिन में 2 होते हैं एन, और इसमें अपने आते हैं 3। कट से आप याद रख सकते हैं, कट से यानी कि साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। और प्यूरिन में अपने आएंगे कौन कौन से, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। प्यूरिन में अपने कौन कौन से आएंगे, एडेनिन और गुआनिन। जो कि अपने एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन अपने होते हैं डीएनए में। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है अपना आरएनए में, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन अपना किसमें होता है, डीएनए में। और एडेनिन, गुआनिन और यूरेसिल और साइटोसिन ये अपना किसमें होगा, ये अपना होगा आरएनए में, ठीक है। तो आप तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपना डीएनए है ना, जो वो उसको फर्स्ट आइडेंटिफाई किसने करा था, फ्रेडरिक मिशन ने, इन 1864, ठीक है। इन 1864 इन्होंने इसके बारे में क्या बताया था कि ये एक नेगेटिवली चार्ज कोई एक
मॉलिक्यूल है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियन बोलते हैं, तब उसको डीएनए नहीं बोलते थे, तब उसको क्या बोलते थे, न्यूक्लियन बोलते थे। डबल हेलिकल डीएनए मॉडल किसने दिया था, वो दिया था अपना वाटसन एंड क्रिक ने। कौन से सन में दिया था, वो दिया था अपना 1953 में, यानी कि 1953 में दिया था। ठीक है, वो दिया था कब, 1953 में। उससे पहले अपना एक और आया था, ये जो अपना वाटसन एंड क्रिक जो मॉडल है ना, अब आपसे पूछा जाता है कि किसकी डिस्कवरी पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखो, इट इज ओनली इन 1953 दैट द जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस बाय दी फ्रैंकलिन ब्रिंकलिन एंड फ्रैंकलिन। ठीक है, ब्रिंकलिन एंड फ्रैंकलिन के डेटा पे इन्होंने प्रपोज करा था, किसने, जेम्स जेम्स वाटसन ने। ठीक है, जेम्स वाटसन ने आपका डीएनए डबल हेलिकल मॉडल दिया था, किसके बेसिस पे, ब्रिंकलिन और फ्रैंकलिन के डेटा पे दिया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं इसके बाद जो चार ग्राफ रूल आता है ना अपना, चार ग्राफ रूल, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर अपन देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब अपन बात करते हैं चार ग्राफ रूल की। तो देखो, चार ग्राफ रूल क्या होता है। चार ग्राफ रूल का मतलब है जो अपना ए का जो परसेंटेज होगा वो अपना टी के बराबर होगा। ठीक है, जो अपना जी का परसेंटेज होगा वो अपना सी के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लो मेरा ए दे रखा है किसी भी क्वेश्चन में 30% दे रखा है, ए दे रखा है 30%, तो टी भी कितना होगा मेरा 30%, यानी कि बाकी बचा 40% में से जो 20% जाएगा वो अपना किसका जाएगा, गुआनिन को जाएगा, और जो 20% जाएगा वो अपना जाएगा दूसरा वाला साइटोसिन को। ठीक है, आपको ऐसे किसी का भी दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसकी परसेंटेज निकाल के बताओ। ठीक है, जी कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इससे आप ध्यान रखना है, इससे अपने तीन या तीन या चार बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। और आपको ये ध्यान रखना है, जो अपना ये खाली डीएनए के लिए होता है, इस जीआरएनए पे नहीं लगता। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये अपना किसके लिए होता है, डीएनए मॉलिक्यूल के लिए, डीएनए डबल हेलिकल मॉलिक्यूल के लिए होता है, जो अपना आरएनए पे नहीं लगता है। या फिर अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, ये भी अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपना क्या होता है, चार ग्राफ रूल होता है। इससे आप, जैसे आपको मैंने आपको बताया ना, ए की परसेंटेज दे रखी 30, तो अपना क्या होगा, टी भी अपना होगा 30। ठीक है, टी की परसेंटेज भी क्या होगी 30, तो यानी कि टोटल अगर अपनी 100 थी तो बच गई 40, किन दोनों में बट जाएगी अपनी, गुआनिन और साइटोसिन में आधी आधी बांट दो। ठीक है, कैसे बांटोगे आप, आधी आधी उसमें बांट देना। ठीक है, तो आप आधी आधी क्या करना, उसे बांट देना। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो अपना ए जो होता है ना, ए ए जो होता है वो डबल बॉन्ड से थाइमीन से जुड़ता है, और जो जी होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से किससे जुड़ता है, साइटोसिन से जुड़ता है। और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या है, ये अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये अपनी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, ये अपनी क्या है, न्यूक्लिक बेसिस के बीच में अपनी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, जो अपना डीएनए जो होता है ना, वो एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है अपना, एसिडिक इन नेचर का बना हुआ होता है डीएनए। ठीक है, एसिडिक इन नेचर का बना हुआ होता है अपना डीएनए। कैसा होता है अपना, एसिडिक इन नेचर का बना होता है डीएनए। अब आप देखो, जैसे आप ये मान लो कि ये अपना एक स्टैंड है, ये अपना दूसरा स्टैंड है। ठीक है, और ये आपको दिख रहे होंगे, जो अपने ग्रीन कलर से बने हुए हैं ना, ये अपने क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर अपना एक एक स्टैंड का जो पोलैरिटी है वो अपना 5-2 3 है, तो अगले वाले स्टैंड का कितना होगा, 3-5। ये कैसे होते हैं आपस में, कैसे होते हैं, ये एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये आपस में कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। ये जितने भी स्टैंड जो होते हैं ना डीएनए के डबल हेलिकल में, वो आपस में कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, और जो जो अपने बीच में जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना आपको, जो ए और टी के बीच में, जो अपने क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों को स्टैंड को कैसे रखती है, जोड़ के रखती है। ठीक है, इन दोनों स्टैंड को कैसे रखती है, जोड़ के रखती है। और इसमें क्या करा देती है, अपनी अपनी हेलिकल जैसी बाइंडिंग करा देती है। जैसे कि आपने देखी होंगी, जो अपनी कुछ सिड्डी होती है ना, ऐसे हेलिकल टाइप की होती हैं, हेलिकल यानी कि ऐसे लूप फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जी है ना, तो ये ऐसे मैं इसमें आपकी क्या कर देती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो अब अपन इसके कुछ फीचर पढ़ लेते हैं। डबल हेलिकल
डीएनए स्ट्रक्चर के, तो देखो आप इसके क्या क्या फीचर हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ टू न्यूक्लियो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, वेदर इट इज़ दी बैकबोन। बैकबोन जो अपनी बैकबोन बनी होती है ना जिसके डीएनए डबल हेलिक्स की, वो किसकी बनी होती है? शुगर फॉस्फेट की। और बेसिस प्रोजेक्टेड इनसाइड, जो अपने बेसिस होते हैं ना, वो देखो बेसिस क्या होते हैं? अंदर होते हैं। ये जो आपकी शुगर दिख रही है, शुगर ये आपकी कहाँ है? बाहर की तरफ है। जो आपके बेसिस है वो अंदर की तरफ है। और जो इसकी बैकबोन, बैकबोन यानी कि किसी की रीढ़ की हड्डी अपनी किसकी बनी होती है? अपनी बोन की बनी होती है। ऐसी जो इनकी बैकबोन, इनकी जो रीढ़ की हड्डी बनी होती है इन स्टैंडों की, वो किससे बनी होती है? वो अपनी बनी होती है शुगर और फॉस्फेट के बॉन्ड से, ठीक है, शुगर और फॉस्फेट के बॉन्ड से। और आपको देखो ये लिखा है ना एंटी पैरेलल पोलैरिटी, अगर एक स्टैंड अपना 5'-3' होगा तो दूसरा स्टैंड कैसा होगा? 3'-5' होगा, ठीक है। और इसमें बस यही लिखा है कि जो अपना दो स्टैंड पेयर होते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एडेनिन और थाइमिन के बीच में होती हैं दो। और ठीक है, और एडेनिन के हमेशा आपको याद रखना है, अगर अपना एक स्टैंड के आगे एडेनिन आ रहा है तो उसके ठीक सामने क्या होगा? अपना थायमिन आएगा। और एक स्टैंड के आगे अगर अपना ग्वानिन आ रहा है, दूसरे स्टैंड के आगे अपना क्या आएगा? साइटोसिन आएगा, ठीक है। इनके बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इसको क्या कर देते हैं? अपना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं इसको, क्या? डीएनए को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखो ऐसा कुछ अपना डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो इसका डायमीटर जो पूछा जाता है ना, डायमीटर जो आपके एग्जाम में आता है, डायमीटर ये बताओ आप इसका डायमीटर कितना होगा आपके डीएनए का? तो वो होता है अपना 20 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप इसमें यूनिट का ध्यान रखना कि आपको एमस्ट्रॉन्ग में पूछ रहा है कि नैनोमीटर में पूछ रहा है। आप खाली एक में याद रखो तो दूसरा आप ऐसे कन्वर्ट कर दोगे। देखो एम्स अगर अपना नैनोमीटर में कोई चीज़ दे रखी होती है, उसको एमस्ट्रॉन्ग में बदलना होता है, तो क्या करते हैं? सीधे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सीधे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपसे ये पूछा जाता है कि एक पिच में कितने कितने बेस पेयर होते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए 10 होते हैं, ठीक है। और एक बेस पेयर के बीच का गैप कितना है? तो वो होता है 0 पॉइंट, ठीक है, 0.34 होता है, ठीक है। एक दो बेस पेयर के बीच का जो गैप होता है वो होता है 0.34। और टोटल अगर आपका एक एक हेलिक्स का, एक पिच का पूरा अगर आपका लेंथ मांगा जाएगा तो अपना कितना होगा? तो ये होगा अपना 3.4 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर में हो रहा है। और अपना 34 किस में होगा? अपना एमस्ट्रॉन्ग में होगा। मैंने कही ना, आप खाली 10 से इसको क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। 10 से इसको क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। और देखो अगर आपसे पूछे कि ये बताओ अपना जो टोटल डीएनए का, चाहे किसी का भी हो, उसकी लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालें? आपको मालूम है कि अपना जो डीएनए होता है वो 2.2 मीटर लंबा होता है। अब आप बोलोगे ये कैसे निकाला? तो जी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो जो अपना दो बेस पेयर के बीच का गैप है 0.34 इंटू इंटू आप कितना करोगे? आप बताओ। इंटू अपन को करना पड़ेगा जो इसके बेस पेयर है, ठीक है। जो आपने बेस पेयर प्रेजेंट है ना, जो अपने बेस पेयर प्रेजेंट है, देखो अपने बेस पेयर इतने हैं। अपन डिप्लॉयड सेल का लें तो 6.6 इंटू 10 की पावर 9 है, ठीक है। 6.6 इंटू 10 की पावर 9 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो अपना जो निकल के आएगा ना अप्रोक्सीमेटली जो डीएनए का जो लेंथ है वो अपना आता है 2.2 मीटर, ठीक है। वो अपना क्या निकल के आता है? वो आता है अपना 2.2 मीटर के समथिंग आता है, ठीक है। वो आता है अपना 2.2 मीटर के समथिंग। और ये वाला जो डायग्राम है ना, जो आपका एनसीईआरटी में बड़े में लिखाया हुआ है, देखो आपका जो एनसीईआरटी में बड़े में दिखाया हुआ है वही मैंने आपका इधर बना दिया है। ये आपको शुगर और उसकी फॉस्फेट की बैकबोन दिखाई दे रही है। और ये दोनों कैसे अंदर की तरफ है अपने, ये अपने जो न्यूक्लिक बेस है अपने अंदर की तरफ है, और इनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर मान लो अपने को डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए करना होगा तो इस पे क्या करना पड़ेगा? अपन को हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपने क्या हो जाते हैं? डबल स्टैंडर्ड अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड जो होते हैं ना वो अलग अलग क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। तो आपका यही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोल के बता दिया, ठीक है। तो आप एक बार है ना एनसीईआरटी और अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में चलते हैं। आप देखो अपना डीएनए आप सभी को मालूम है कि 2.2 मीटर लंबा होता है, ठीक है। ये भी आपकी वैल्यू एज इट इज पूछी गई थी नीट के प्रीवियस ईयर में, तो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। और आपको ये तो मालूम ही है कि डीएनए अपना कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है।
और कैसा चार्ज होता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है और कैसा होता है अपना एसिडिक इन नेचर होता है। तो अब डीएनए अपना इतना बड़ा, तो अपन को क्या करना है, इसकी पैकेजिंग करनी है, ठीक है। अपन को क्या करना है, इसकी पैकेजिंग करनी है। तो इसको अपन को लाना पड़ेगा, इसके लिए हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन लाना पड़ेगा। और आपको ये ध्यान रखना है, जो अपना हिस्टोन प्रोटीन होता है वो अपना प्रोकैरियोट में तो होता ही नहीं है, खाली यूकैरियोट में अपना पाया जाता है। तो जो अपना ये जो सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए होता है ना, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, तो जो अपनी किसकी इम्पॉर्टेंट फीचर हुआ, जो अपना हुआ इसका यूकैरियोटिक सेल का इम्पॉर्टेंट फीचर हुआ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल इकोलाई शुड डू नॉट हैव डिफाइनिंग न्यूक्लियस, तो इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको बाइंड करने की, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहते हैं। अब क्योंकि अपने प्रोकैरियोट में तो इसके पास वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसको बाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन अब कैसे करेंगे, तो आप देखो, जो अपना हिस्टोन होता है ना, वो कैसा होता है अपना पॉजिटिवली चार्ज, और डीएनए कैसा होता है नेगेटिवली चार्ज, तभी तो वो उस पर रैप कर पाएगा। और जो अपने हिस्टोन आते हैं वो आते हैं अपने काफ़ी सारे टाइप के, देखो H1, H2A, H2B, H3 और H4। हाँ H4। और जो अपना H1 होता है ना, उसका काम तो खाली लिंकर करने का होता है, खाली जो अपना फोल्ड करके जब उसका साइड बच जाता है उसको अपन को जोड़ने का काम होता है, किसका, H1 का। बाकी सारे तो बाकी सारे तो उसके लिए होते हैं, अपने पैकेजिंग के लिए होते हैं, ठीक है। बाकी सारे जो H2A है, H2B है, H3 है और H4 है, बाकी सारे तो अपने किसके लिए होते हैं, पैकेजिंग के लिए होते हैं। तो इसको अगर आप दो दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसी को अपन बोलते हैं हिस्टोन। हिस्टोन क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टामर, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर क्या बोलते हैं इसको अपन, हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि कोर ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर मॉलिक्यूल में कौन सा अपना हिस्टोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, वो H1 प्रेजेंट नहीं है। H1 जो है अपना खाली लिंकर है, वो आपका बाइंड करने में मदद कर रहा है बस। जो आपका H1 जो है हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो खाली आपको बाइंड करने में मदद कर रहा है, जो अपना कोर में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये अपना किस में नहीं है, कोर में प्रेजेंट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, एक एक अपना न्यूक्लियोसोम में, ठीक है। इस पूरे को अपन क्या बोल रहे हैं, इस पूरे को अपन बोल रहे हैं न्यूक्लियोसोम। तो एक न्यूक्लियोसोम में अपना क्या आता है, 8 हिस्टोन 8 हिस्टोन क्या आते हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन आते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपने क्या आते हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन आते हैं। और आपको ध्यान रखना है जी, अपने क्या होते हैं, अमीनो एसिड रिच होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड रिच होते हैं, और इनके पास कौन कौन से दो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, जिसका नाम है अपना लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है। जिसका नाम है अपना क्या, लाइसिन और आर्जिनिन। और ये भी आपका किस में, नीट के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड रिच होते हैं, ठीक है। ये अपने कैसे होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड रिच होते हैं। इनके पास 8 मॉलिक्यूल होते हैं, इसको अपन बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। इन सब से मिलकर अपना क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम। इसके पास न्यूक्लियोसोम के पास टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, तो वो आपसे पूछा जाएगा, तो टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, इसके पास 200 बेस पेयर होते हैं ऑफ डीएनए, ठीक है। कितने बेस पेयर होते हैं अपने इसके पास, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, ठीक है। कितने होते हैं अपने इसके पास, 200 बेस पेयर और डीएनए। तो जो अपना ऐसे बाइंड होता है, जैसे कि आप देख रहे हो, कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक बीट ऑन स्ट्रिंग, यानी कि एक एक थ्रेड पे बहुत सारी अपनी बीट लगी हुई है, ऐसे आपको दिखाई देगा जब आप देखोगे ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि एक थ्रेड पे बहुत सारी क्या लगी हुई है, बीट लगी हुई है, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली रिपीटिंग यूनिट इनकी क्या बनाती है, कंटिन्यूसली रिपीटिंग यूनिट इसको क्या बनाती है, क्रोमेटिन में बनाई थी, ठीक है। आगे जब ये क्रोमेटिन क्या होता है, एक तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर ये और कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा तो अपना किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम में बदल जाता है, जो कि आप प्रोफेज में पढ़ते हो ना। प्रोफेज में अपना बनना चालू होता है, और कंप्लीट अपना किस में होता है, मेटाफेज में आता है। मोर्फोलॉजिकल अच्छा किस में दिखता है, अपना मेटाफेज में दिखता है, ठीक है। तो ये सब फिर उस कंडीशन में आया था, ठीक है। बीट ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इन पैक टू फॉर्म दी क्रोमेटिन फाइबर डेट आर फर्दर कॉइल्ड एंड डीकंडेंस। देखो लिखा है ना, डेट आर फर्दर कॉइल्ड एंड डीकंडेंस एट मेटाफेज। मेटाफेज में अपना पूरा तरीके से क्रोमोसोम बन जाता है टू फॉर्म दी क्रोमेटिड। द पैकिंग ऑफ क्रोमेटिड एट हायर लेवल रिक्वायर्ड अ सेट ऑफ प्रोटीन डेट आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज
क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो जी अपना क्या है न्यूक्लियोसोम। इसको अगर अपन 6 गुना मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6 गुना कॉइल करेंगे तो एक से सॉलिनॉइड बन जाएगा। आप सभी ने देखा होगा जब आपने फिजिक्स में पढ़ते हो सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड किससे कहते हैं आपको मालूम होगा। फिर इसको और कंडेंस करेंगे तो क्रोमेटिड बन जाएगा। फिर इसको और 2 गुना कंडेंस करेंगे तो अपना क्रोमोसोम बन जाएगा। Packaging of chromatin at higher level required the additional set of protein that are collectively called the non-stone protein. अब अपन हायर लेवल पे ले जाएंगे तो इसको और सेट ऑफ प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी जो इसको कॉइलिंग में मदद करेंगी, पर उसको अपन नॉन स्टोन प्रोटीन में काउंट करते हैं, ठीक है। अब जो अपने क्रोमेटिन जो बनते हैं ना वो भी 2 टाइप के बनते हैं। एक तो बनता है अपना यू क्रोमेटिन, एक बनता है अपना हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन क्या होता है लूजली पैक्ड, ठीक है, लूजली पैक्ड। और अपना हेट्रोक्रोमेटिन हेट्रो यानी कि टाइटली पैक्ड। अगर अपना लूजली पैक्ड है तो अपन इसमें स्टेन डालेंगे तो इसमें लाइट कलर का होगा, और अगर अपन स्टेन इसमें डालेंगे तो ये हाई मतलब इसमें ये डार्क दिखाई देगा अपने को। हेट्रोक्रोमेटिन क्या दिखाई देगा डार्क दिखाई देगा क्योंकि वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, ठीक है। और अपना जो यूक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है। ये यानी कि आगे न्यूक्लिक एसिड बनाने में आरएनए वगैरह बनाने में काम में आएगा। और अपना हेट्रोक्रोमेटिन है वो अपना इनएक्टिव होता है, ये अपना किसी भी काम में नहीं आता, ठीक है। ये अपना किसी भी काम में क्या नहीं आता, नहीं आता काम में। अब अपन देखते हैं इससे आगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए अपने बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे। अब अपन को देखनी है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसका जो टॉपिक है ना, इसका जो नाम है वो अपना सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब अपन को ये जानना है कि अपना जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, ठीक है। तो उसमें जो अपना सबसे पहले जो आता है ये सब अपन ने न्यूक्लियन वगैरह फिशर ने जो बता दिए थे। फिर इसके बाद मेंडल्स के कुछ लॉज आए थे, ठीक है। फिर अपना सटन सटन एंड बॉबरी का जो क्रोमोसोमल थ्योरी वाला है ना, उन सब के होने के बाद अपना आया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो किसने दिया था ग्रिफिथ ने दिया था। कौन सी ईयर में दिया था अपना 1928 में, ठीक है। किसमें दिया था अपना 1928 में, किसने एफ ग्रिफिथ ने दिया था। इसको किस पे कराया था अपना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया पे, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया पे अपना कराया था। इसमें अपने क्या थे 2 टाइप के स्ट्रेन थे अपना, एक तो था एस कॉलोनी, एक था अपना आर कॉलोनी। एस का मतलब स्मूथ कॉलोनी, आर का मतलब रफ कॉलोनी। और इसमें क्या था एस वाले में एक कैप्सूलेटेड म्यूसिलेज की कोट था, ठीक है, जो कि अपना कैसा था बायोलेंट था। और अपना आर था इसमें कोई कोट फोट कुछ नहीं था, कैप्सूल कैप्सूल फैप्सूल कुछ नहीं था। और ये अपना कैसा था नॉन वायरोलेंट था, ठीक है। ये कैसा था अपना नॉन वायरोलेंट था। अब इन्होंने क्या किया तो देखो, अब इन्होंने ये किया कि जब इन्होंने एस एस्ट्रेन डाला, ठीक है, जब इन्होंने एस्ट्रेन डाला तो चूहा मर गया, ठीक है। इन्होंने चूहे पे एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। एस्ट्रेन जब डाला तो चूहा मर गया। जब इन्होंने आस्टेन डाला तब चूहा जिंदा था, ठीक है, तब नहीं मरा। अब इन्होंने क्या किया एस्टेन को हीट किल कर दिया यानी कि गर्मी से उसको मार दिया एस्टेन को। फिर उसको डाला तब भी अपना चूहा जिंदा था। अब अपना हीट किल एस्टेन के संग इन्होंने लाइव जिंदा अपना आर स्ट्रेन डाल दिया, ठीक है। अब जब इंजेक्ट करा तब अपना चूहा मर गया। यानी कि अब इनको ये शक हो गया कि कुछ ना कुछ अपना एस्टेन एस जो हील्ड किल्ड एस्टेन है ना, उससे कुछ ना कुछ अपना ट्रांसफर हुआ है किस पे आर स्ट्रेन पे, ठीक है। आर स्ट्रेन पे कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है, तभी तो अपन बोल रहे हैं इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो अपनी ट्रांसफॉर्म होके आई है किस पे आर स्ट्रेन में, और फिर जा रही है अपनी माइस में। तो अपन को यही पता लगाना है कि क्या हो सकती है ये, ठीक है। अपन को यही तो पता लगाना है कि क्या हो सकती है। तो अब इसके बाद अपना आएगा फिर बायोकेमिकल करेक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये दिया था अपना ओसवाल्ड एवरी कॉलिन मैकार्टी एंड मैकलॉयड, ये 3 साइंटिस्ट ने मिलके दिया था, ठीक है। फिर आगे इसमें पता करा कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस अपना, फिर इससे अपना रिसर्च करने के बाद पता चली कि जो अपना ट्रांसफॉर्मिंग जो सब्सटेंस था वो अपना क्या था डीएनए था, ठीक है। क्या था अपना डीएनए था। फिर इन्होंने क्या क्या अभी भी इनको फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। फिर उन्होंने डीएन मतलब डाइजेस्टिंग एंजाइम डाले। पहले डाला प्रोटीएज, फिर डाला आरएनएज, फिर डाला डीएनएज। जब जब इन्होंने प्रोटीएज डाला तब भी अपनी क्या थी ट्रांसफॉर्मिंग हो रही थी, ठीक है। आरएनएस डाला तब भी हो रही थी, पर इन्होंने जैसे ही डीएनएस डाला वैसी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई और चूहा क्या हो गया जिंदा ही बचा रहा।
तो इससे ये साबित हो गया कि ये अपना जो ट्रांसफॉर्म जो हुई थी, जो अपना एस किल्ड स्ट्रेन से अपनी आर स्ट्रेन में जो गई थी, वो अपनी क्या थी, डीएनए था, ठीक है। वो अपना क्या था, डीएनए ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। वो अपना क्या हुआ था, डीएनए ट्रांसफर हुआ था। और फाइनली जिन्होंने बताया था कि जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए, ठीक है। तो वो किसने बताया था, अपना हर्षी चेज ने। इन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था ऑफ डीएनए, ठीक है। अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसने दिया था, कोई पूछे आपसे, हर्षी एंड चेज ने दिया था। ये अपना प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा गया था कि अपने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था और किस पे किया था। तो आपको ध्यान रखना है, सेप्टोकोकस पे किया था। और किसने दिया था, एफ ग्रिफिथ ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, अपना एफ ग्रिफिथ ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, अपना एफ ग्रिफिथ ने दिया था। तो देखो इसमें अपना क्या हुआ था, जेनेटिक मटेरियल अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था डीएनए का, किसने, हर्षी चेज ने दिया था इन 1952 में। इन्होंने वर्क किया था किस पे, बैक्टीरिया डेट अफेक्ट दी वायरसेस, ठीक है। वायरस डेट अफेक्ट दी बैक्टीरिया, जिसको अपन बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। तो इन्होंने क्या लिया था, दो चीज ली थी इन्होंने। एक लिया था रेडियो एक्टिव सल्फर और एक लिया था इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है। एक में उन्होंने क्या करा था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन का कोट ले लिया था, और एक में उन्होंने रेडियो एक्टिव प्रोटीन का जो कोट लिया था वो किसका था, सल्फर का था, सल्फर रेडियो एक्टिव का था। और अपना एक में लिया था उन्होंने जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव, वो किसका था, अपना फॉस्फोरस का था, ठीक है। वो किसका था, अपना फॉस्फोरस का था। फिर उन्होंने कराया एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के लिए ये अपना कौन सा सेल है, ये अपना इकोलाई है, ये अपना बैक्टीरिया है। तो इसको हार्म करने वाला कौन सा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियोफाज, आपने पढ़ा होगा, हेड, कॉलर, टेल, ठीक है। ये आपने किसमें पढ़ा था, बैक्टीरिया वाले चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो ये अपना क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब ये आएगा, इसमें तीन प्रोसेस होती हैं, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो ये अपना आएगा, इसके ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। तो अपना इसमें क्या होगा, इस बार जो था ना अपना एस वाले में क्या था, जो अपना प्रोटीन कोड था वो रेडियो एक्टिव था। तो प्रोटीन कोड तो ऊपर रह जाता है, जेनेटिक मटेरियल अंदर चला जाता है। तो इसमें देखा ना, इस वाले प्रोसेस में, इस वाले में क्या था, अपना प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव था, सल्फर का बना हुआ। और इस वाले में क्या था, अपना जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव था, फॉस्फोरस का बना हुआ। तो अपना जो प्रोटीन कोड होता है वो तो ऊपर ही रह जाता है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऊपर रह गया, अंदर इसमें जो गया वो कुछ नहीं गया, अपना बैक्टीरिया सेल आराम से जिंदा रहा। अब इसमें क्या हुआ, अपन ने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाल दिया, जिसका अपना डीएनए था वो रेडियो एक्टिव था। तो अपना ये जो अपना क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया, सॉरी, जो अपना वायरस है वो अपना किस में डालता है, बैक्टीरिया में डाल देता है। तो अब इसमें देखा गया, जो अपना जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव पाया गया, डिटेक्ट इन दी सेल, तो अपन को पता चल गया कि यही अपना जो है ट्रांसफॉर्म हुआ था किससे, हिट किल एस्ट्रेन से आर स्ट्रेन में। यहाँ से अपना पक्का प्रूफ मिल गया कि ये जो अपना यही डीएनए ही है जो अपना ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम वन टू अनदर। तो इससे अपना प्रूव हो गया, इसीलिए तो इसको अपन बोलते हैं अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। किसने दिया था, तो वो अपना दिया था हर्षी एंड चेज ने। और आप इसका ईयर याद रख लेना, ईयर अपना क्या था, 1992, 1952। 1929 में अपना ग्रिफिथ ने दिया था एक्सपेरिमेंट, 1952 में हर्षी चेज ने दिया था, और 1953 में अपना डीएनए डबल हेलिकल मॉडल आ गया था, ठीक है। 1953 में अपना डीएनए डबल हेलिकल मॉडल आ गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी इस वीडियो में खाली इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप इसकी टेंशन ना लें, इसकी 3 से 4 वीडियो लगेंगी, पर आपका पूरा चैप्टर मैं अच्छे से आपका रिवाइज करा दूंगा। और ज़्यादा लंबे ही रखूंगा, खाली 30 मिनट की एक वीडियो रखूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा उससे भी कम हो जाए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।